वकील की जो जवानी है बहुत ही क्रूशियल होती है। इस 20 साल में आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। स्तर गिरा है और उससे हम चिंतित है, आहत है। गरीब परिवार का बच्चा आता है लॉ में, हम 10 से 20 हजार रुपए आपको मिलेंगे। जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, 3 साल का जो राइडर है ये गलत है। पुलिस फोर्सेस, एडवोकेट सर्जर्स के बीच में एक तनाव रहा है। एआई का किस तरीके से अडॉप्शन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मार्फत हम अपनी न्यायिक प्रणाली को और आगे तक लेकर आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, जिन्होंने देश की सेवा भी करी है और न्याय की भी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म पहनकर हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट किया और अब हमारे लिए हमारी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट एडवोकेट सुरेंद्र चौहान जी। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आप कैसे हैं? नमस्कार, थैंक यू, अच्छे हैं। सर, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, सुने हैं, और हमारी जो ऑडियंस है वो आपको बहुत पर्सनली अब जानना चाहती है, आपकी लाइफ को जानना चाहती है। जो यंग एडवोकेट्स हैं, तो उन्हें जब ऐसी स्टोरीज वो सुनते हैं जो कि उनसे सीनियर है और काफी अच्छा काम करे, तो उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपकी शुरुआत, जो आपकी बचपन की शुरुआत है, थोड़ी अगर उसके बारे में आप हमें बताएं तो। मैं साधारण परिवार में जन्मा हूँ। मेरे फादर सरकारी अफसर थे दिल्ली सरकार में और फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। ओके। मेरा जो एजुकेशन है वो सब प्रारंभिक शिक्षा भी दिल्ली में रही है। नगर निगम प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद रामदास स्कूल, रामदास कॉलेज और उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर से मैंने 93 में लॉ ग्रेजुएशन किया है। ओके। लॉ ग्रेजुएट करते ही मैं सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में मेरा चयन हुआ था और मैं सिलेक्शन हुआ। मैंने ट्रेनिंग किया, उसके बाद फिर पारिवारिक कारणों के चलते मैंने रिजाइन किया। वो जो मेरा रेजिग्नेशन था वो 98 में एक्सेप्ट हुआ। दिस इज हाउ कि 99 से मैं पिछले 27 सालों से वकालत की प्रोफेशन में हूँ और वकालत कर रहा हूँ। तो सर, जैसे आप बचपन में कैसे थे, नटखट थे या आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे? वेल बचपन तो सबका एक सा ही होता है भाई। नटखट तो नहीं थे और ज्यादा डिसिप्लिन में नहीं थे, मीडियोकर थे। अच्छा। और आपके पापा जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, तो पिटाई विटाई आपकी पड़ती थी या फिर? हाँ, यस यस, देखो फादर से तो हम डरते थे। अभी जब तक हमारे फादर 2010 में एक्सपायर हुए हैं, तो उनके एक्सपायर होने से मतलब अगर 10 दिन पहले भी वाकया है, हॉस्पिटल में भी हम दूर खड़े होते थे कि ये थप्पड़ मार देंगे। तो फादर हमारे थोड़े से स्कड मिसाइल की तरह थे। ओके। तो लॉ में कैसे इंटरेस्ट आया आपका? लॉ तो शुरू से इंटरेस्ट था। मैं जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद लॉ की पढ़ाई मेरा शुरू से शौक था। अच्छा। और शौक था कि हम पहले आईएएस आईपीएस की तैयारी करेंगे और सरकार की और लोगों की सेवा करेंगे। तो आईएएस आईपीएस नहीं बने, हम बीएसएफ में अफसर बन गए। और ये प्रोफेशन में फिर बाद में जब हमको रिजाइन करना पड़ा तो फिर हमने वकालत चुना कि भाई हमारे पास लॉ की डिग्री है तो बेहतर है कि हम लॉ की डिग्री है उसका उसका इस्तेमाल करें। और फिर हमने वकालत शुरू कर दिया। तो जैसे आपके फैमिली में कोई और लॉ में थे? नो, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरी फैमिली में कोई और वकील नहीं था। हाँ, अब मेरी धर्मपत्नी भी वकील है, मेरी बिटिया भी वकील है और मेरे भाई का लड़का भी वकील है। अब फैमिली में काफी सारे लॉयर हैं। ओके। तो फिर जैसे बहुत सारे यंग लॉयर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन है, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? क्योंकि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको, चाहे वो रेफरेंसेस हो या फिर जो केसेस में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो एक्सपीरियंस से ही आती है, तो वो फिर कैसे इस चीज को कोप करेंगे? लॉ एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज टेकन मैनी फोल्ड और अभी बहुत एडवांस हो गया है क्योंकि लॉ को एक साइंस की तरह देखना पड़ता है क्योंकि कोडिफाइड है, सब कुछ लिखा है और सब्जेक्ट्स पे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पे लॉ सेटल्ड है। ओके। उसके लिए रिसर्च वर्क करना पड़ता है जी। और आजकल तो आपके पास इतने रिसर्च टूल है, एआई टूल्स है और गैजेट्स है, डिजिटाइजेशन हो गया है। तो आजकल की रिसर्च करने में और हमारे जमाने में रिसर्च करने में बहुत अंतर था। तो आजकल की जो नई जनरेशन के लॉयर्स आ रहे हैं उनको तो मैं यही कहूंगा कि आप मन लगा के रिसर्च करें, पढ़ाई करें और अपने सब्जेक्ट की कमांड रखें। और जो भी यंगर जनरेशन के लोग हैं उनको थोड़ी परेशानियां आती हैं, उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हमारी बार काउंसिल होती है, बार एसोसिएशन होती है और उसमें जो उनके प्रतिनिधि के रूप में हम चुनाव लड़ते हैं। ओके। बाकी सर, जैसे अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, लॉ कॉलेजेस में आपको आई थिंक 20 साल से ज्यादा का आपको एक्सपीरियंस है,
तो क्या इस 20 साल में आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है एजुकेशन में भी? क्योंकि एजुकेशन का ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में तो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, हुँ, पर थोड़ा-सा स्तर गिरा है। ओके, स्तर गिरा है और उससे हम चिंतित हैं, आहत हैं। इतना स्तर गिरना नहीं चाहिए और उसके लिए हमको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल पे और बार काउंसिल ऑफ स्टेट के लेवल पे, दिल्ली के लेवल पे हमको काफ़ी कदम उठाने की ज़रूरत है और जो लीगल एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ओके, जिससे कि जैसे जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, उनकी जुडिशियल एकेडमी है, जी, उनको आप ट्रेनिंग देते रहते हैं टाइम टू टाइम। ऐसी कोई लीगल प्रोफेशन में ऐसी कोई एकेडमी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के लेवल पे हम रेगुलर इंटरेक्शन करके, रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस करके, रेगुलर जजेस और लॉयर्स के बीच में इंटरेक्शन करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ओके। और आपका कॉलेज का जैसे सफ़र कैसा रहा था? रैगिंग वगैरह हुई थी आपकी? नहीं, हमारे कॉलेजेस में रैगिंग तो था पर इतना रैगिंग नहीं रहा क्योंकि अ, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं क्योंकि शरारती बच्चे, पढ़ने लिखने वाले तो मीडियोकर को कोई तंग नहीं करता। अच्छा, मीडिया बच्चों को तंग करते हैं या तो कोई शरारती होगा या कोई पढ़ने लिखने वाला। तो मीडियोकर हम वैसे ही बन जाते हैं। और लव लाइफ कॉलेज में? लव लाइफ तो नहीं कह सकते हाँ, पर ठीक था क्या कहते हैं वो उसी चलते हमने बीएसएफ छोड़ दिया था। ओके। तो सर जैसे मान लीजिए जब आपने अपना लॉ कंप्लीट करा, आप एक ऑफिसर की रैंक की जॉब में से अब आप वापस एक नई शुरुआत आपने करी थी। तो वो सफ़र कैसा था? कोई चैलेंजेज़ आपने हाँ, फेस करे चैलेंजेस थे? थे, शुरू-शुरू में चैलेंजेस थे, आपके पास ब्रीफ नहीं होती थी, आपके पास काम नहीं होता था, आपके पास जेब में रुपया नहीं होता था, तो धीरे-धीरे आपको मेहनत करनी पड़ी। पर ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि मेरे पास पहले दिन से केस आने लगे ओके। और उन केसों को मैंने बड़े दिल लगा के, लगन से और मेहनत करके मैंने काम किया और धीरे-धीरे रिज़ल्ट मिलते रहे और काम बढ़ता रहा। बाकी सर जैसे कोई गरीब परिवार का बच्चा आता है लॉ में, ठीक है? और स्टार्टिंग के 5 साल उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले होते हैं। उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो 5 साल वो कैसे झेले? ये जो स्ट्रगल है, वो किस तरीके से झेले? देखो स्ट्रगल तो है, मैं मानता हूँ स्ट्रगल है क्योंकि एक कहावत भी है कि जो वकील की जो जवानी है बहुत ही क्रूशियल होती है जी, और वकील का जो ओल्ड एज है वो बहुत ही एंटरटेनिंग होती है, एंजॉयबल होती है। तो बड़ी कहावतें हमने सुनी थी, ऐसी साक्षात में है। जो यंगर जनरेशन के लॉयर हैं उनको तकलीफें आती हैं, उनके लिए बार बॉडीज जो हमारी हैं, जो बॉडी ऑफ किंग्समैन है, वो काफ़ी काम कर सकती हैं और उनके लिए मिनिमम स्टाइपेंड की सुविधा दिलाई जा सकती है। कि भई 5 साल आपको इनिशियल हम 10 से 20,000 रुपए आपको मिलेंगे, ओके, कि आप काम करें, 20,000 रुपीज़ इज़ गारंटीड। ओके, 5 साल आप उठें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें और काम करें। ओके। बाकी सर जैसे आप लीडरशिप पोज़ीशन में पहले भी रहे हैं और इस बार आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं बार काउंसिल का। तो इलेक्शन लड़ने का आपने क्यों ठाना? मतलब ऐसा क्या है जो आप अभी सोसाइटी के लिए या जो इकोसिस्टम है एडवोकेट्स के लिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं और इलेक्शन जीत के आप वो चीज़ कर पाएँगे? देखो ये लोकतंत्र में हम जी रहे हैं जी, और भारत देश एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में जो मताधिकार के बाद जो चयन है, जिसको लीडरशिप कहते हैं, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उसके लिए इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी है, ओके। ताकि आपकी बात को प्रभावशाली रूप से कोई सुन सके। हुँ, और सुनने का मतलब है कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग आपकी बात से सरोकार रखते हैं, कितने लोग आपकी बात को समझते हैं या समझना चाहते हैं। तो उसके लिए चुनाव ही एक ज़रिया है, जिससे कि आप एक पोज़ीशन में पहुँच के आप अपनी बात को सफलता से रख सकते हैं सिस्टम के सामने और अपने साथियों की मदद कर सकते हैं। ओके। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो पहली बार वोट करेंगे इस बार चुनाव में। तो अगर आप थोड़ा-सा उनको इस चुनाव के बारे में बताएँ, प्रोसेस के बारे में बताएँ और वोट देना क्यों इम्पोर्टेंट है वो बताएँ? यस, देखो डेमोक्रेसी में वोट तो देना इतना ज़रूरी है कि अगर आप अपना वोट एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, तो आप अपने राइट का वॉयलेट कर रहे हैं। आपकी फंडामेंटल राइट है, राइट टू जो फ्रीडम और जो स्पीच है, उसका ये एक्सप्रेशन है, उसका आप वायलेशन कर रहे हैं। तो आपको वोट तो ज़रूर देना चाहिए। दूसरा, सारे लीगल प्रोफेशन में दिल्ली के स्टेट का इलेक्शन है और 98,300 हमारे मेंबर्स हैं दिल्ली बार काउंसिल में। सब के सब वोट करना जाएंगे 20, 21, 22 फरवरी को। तो मैं यंगर जनरेशन से खास तौर से अपील करूंगा क्योंकि वैसे भी ये चुनाव जो 5 साल में होना चाहिए था वो किसी कारणों के चलते 8 साल बाद हो रहा है। ओके, तो 8 साल में हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐड हुए हैं
तो उनको पहली बार मौका मिलेगा। ये एक प्रेफरेंशियल वोट है और प्रेफरेंशियल वोट में आपको 25 मेंबर्स का चयन करना है, जिसमें आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते 5 सीटें हमारी महिला साथियों के लिए भी रिजर्व कर दी गई हैं। तो उसमें ड्यूल वोटिंग नहीं है, वो भी प्रेफरेंशियल वोट है। तो प्रेफरेंशियल वोट में 1 to 25 है, 2 सीटें कॉप्ट करनी है, 23 सीटों पे चुनाव होना है। तो 23 सीटों में 5 सीटें आपकी महिलाओं की हैं, 1 सीट फिजिकली हैंडीकैप है, बाकी 17 सीटें उनकी जो बनाई हैं वो मेंबर्स के लिए, सारे मेंबर्स इसमें लड़ सकते हैं। और 221 लोगों ने अब तक नामांकन भरा है। आज और 27 जनवरी को स्क्रूटनी भी होनी है उसमें। तो 27 जनवरी के बाद एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी, पता लगेगा कि कितने साथी हमारे मैदान में हैं। बाकी सर जैसे मेरी बात हो रही थी जो यंग लॉयर्स हैं, जो अभी पास आउट हुए हैं और जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे और रिसेंटली आपको थोड़ा-सा चेंज हुआ है जहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उन्हें चाहिए होगा और रिसेंट एक जजमेंट भी है फिजिकली वीकर सेक्शन के लिए, जहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बेंच कमिटी बना के वो डिसीजन चेंज हो। तो उस मुद्दे पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखो, ये 3 साल का जो राइडर है ये गलत है। जिस तरह से आप उनको ट्रेनिंग दीजिए एकेडमी में, जैसे आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, उनके लिए तो कोई राइडर नहीं है। जी, तो जुडिशरी में राइडर नहीं होना चाहिए। ओके। जुडिशरी में जो लॉ ग्रेजुएट है वो कॉम्पिटेंट है, कंपटीशन का एग्जाम देके वो पास होते हैं और उसके बाद अगर उनको ट्रेनिंग देनी है तो आप उनकी ट्रेनिंग 2 साल कर लें, 1 साल की ट्रेनिंग उसको 2 साल कर लें। ओके, उसमें उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है और 1 साल की उनकी अटैचमेंट कर दें बार बॉडीज के साथ, या आपको लोकल कोर्ट्स में घूमना है, देखना है, तो आपको पता लगना चाहिए कोर्ट क्राफ्ट है, अंडर ट्रेनिंग है। जी, क्योंकि आप आते ही एकेडमी से आते हैं तो आपको कुर्सी पे बैठा देते हैं। तो अगर आपने उनको 3 साल की राइडर को खत्म करना है तो आप उनको कोर्ट में वकीलों के साथ भी इंटरेक्शन करने दें, तब उस एक्सपीरियंस को गेन किया जा सकता है। और सर जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ठीक है? उनकी ज़िंदगी पहले ही काफ़ी टफ है, उनमें से बहुत ज़्यादा करेजियस लोग हैं जो इस प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं। और अगर हम वुमेन की भी बात करें तो वो भी जब इस प्रोफ़ेशन में आती हैं तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि इस प्रोफ़ेशन में आपको अलग-अलग तरीके के लोगों से मिलना होता है, उतनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उन दोनों के लिए आपका क्या विज़न है? मतलब कैसे आप उन्हें हेल्प करेंगे? और अभी तक कुछ आपने उनके लिए कुछ करा है, जब आप नॉर्मल भी रहे हैं तो क्या आपने किया? देखो, मैंने अपने 27 साल के जीवन में, मेरे को 27 साल हो गए वकालत करते हुए 99 से। मैंने इन पिछले 27 सालों में अगर मान लो 10 केस किए तो 10 केस में से मेरे 6 केस प्रो बोनो है। ओके, मैं जो भी लोग आते हैं उनकी फ्री में भी मदद करता हूँ और जो भी अगर कोई पैसा देता है वो भी मैं ले लेता हूँ। मैंने कोई कभी किसी से जाति नहीं करी है ओके, और यही कारण है कि लोगों में और लीगल प्रोफेशन में जो आज जिस मकाम पे मैं पहुंचा हूँ, ये उन्हीं लोगों की दुआएं हैं। ओके, और साथ में महिला साथियों के लिए और जो हमारी विमेन लॉयर्स हैं, कोलीग्स हैं, वो यंग कोलीग्स हैं या हमारे फेलो कोलीग्स हैं, उनके लिए दिक्कतें तो आती हैं। दिक्कतों को हम आपस में, क्योंकि वेल रिलेटेड फैमिली है लीगल प्रोफेशन की, उसको दूर किया जा सकता है। जैसे हमारी महिला साथी हैं, उनको अपने छोटे बच्चे घर में छोड़ने होते हैं, तो वो क्रच की सुविधा हमारे कोर्टों में नहीं है, जी, वो उनकी सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकती हैं। दूसरा, उनके लिए जो शटल बसेस हैं कोर्ट टू कोर्ट वो चलवाई जा सकती हैं, ओके। वो ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। और सर जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए आपने क्या डिफरेंटली एबल्ड जितने भी हमारे लिटिगेंट्स हैं या लॉयर्स हैं, जी, लिटिगेंट्स का तो देखना सरकार का काम है जी, और लॉयर्स का काम देखना है हमारी बार बॉडीज का, बार काउंसिल का। जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड है, स्पेशल हमारे जो लॉयर्स हैं, हुँ, जो हमारे 1-2 लॉयर हमारे जिनका विजन भी नहीं है, हुँ, हमारे सीनियर डेजिग्नेट हुए हैं, जी, वो लॉयर जो हमारे ब्लाइंड साथी हैं, वो भी ये प्रैक्टिस पे प्रोफेशन में हैं, उनके लिए हमको एक स्पेशल कैंप करके उनके लिए हमको काम करने की जरूरत है। उस पर अब तक बार बॉडीज विफल रही हैं। ओके। तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे वो चीज़ चेंज हो? जितने भी हमारे फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजन करें, हुँ, क्योंकि आजकल वीसी का है तो उनको तो वीसी की सुविधा दी जाए। ओके, दूसरा, हम अपने कैंपस में, कोर्ट कंपाउंड में स्पेशली उनके लिए ऐसे बार रूम बनाएं हुँ, जहां पर हम वो बैठकर अपना कोर्ट की दिनचर्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उनके लिए स्पेशल स्टाइपेंड की सुविधा हो। उनके लिए हम जो अदालत में अपना क्या नाम, डीएलएसए है, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है, या अदालतों में जो भी
कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट का भी हम एक फंड क्रिएट करके ओके, जो भी हमारे डिसेबल्ड साथी हैं, उनकी फाइनेंशियल मदद भी कर सकते हैं। ओके सर। बाकी सर इस जर्नी में कभी आपको अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे आए होंगे, तो कोई ऐसा बहुत वीक पॉइंट जहाँ आप अब कि टूट ही गए नहीं, आप? ऐसा कोई नहीं है। वो ईश्वर का कर्म रहा है, ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं रहा। अच्छा। और कोई ऐसा केस जिसने पर्सनली आपका एक परसेप्शन ही बदल दिया हो? परसेप्शन नहीं बदला। अभी मुझे एक एक केस में मैं इलेक्शन चल रहे हैं और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। एक बहुत ही सीरियस केस आया है, वो काफ़ी उसमें हम रिज़ल्ट आपको अच्छा पॉज़िटिव देंगे आने वाले चुनाव के बाद या उसमें। एक काम केस को मैं बहुत ही सीरियसली दिल से काम कर रहा हूँ। एक बहुत ही गलत काम किया है और भारत सरकार ने किया है अच्छा। और एक ये उच्च अधिकारी है, इसको अनसेरेमनियसली उन्होंने डिसमिस कर दिया है। तो हुँ, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, पर इलेक्शन के चलते मैं अपना पूरा उसमें दे नहीं पा रहा हूँ 100%। पर देखो ईश्वर को मंजूर है कि वो शायद हम उसको वापसी उसको यूनिफॉर्म में पहुंचाएंगे। जी। सर जुडिशरी एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर होती है डेमोक्रेसी की, और अगर मैं जुडिशरी की बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी पुलिस फ़ोर्स है। आपको जो पक्ष-विपक्ष है उसके लिए हमारे एडवोकेट्स हैं और जजेस हैं। ये 3 का मेल-जोल होकर एक अच्छे से काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस लास्ट 10-15 इयर्स में बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर जज और एडवोकेट्स के बीच में उस तरीके का अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रहा है, या फिर पुलिस फोर्सेस, एडवोकेट्स और जज के बीच में एक तनाव रहा है। ये तनाव क्यों आता है सर, और इस चीज़ को सुधारा कैसे जा सकता है? क्योंकि इन तीनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग होना और मिलकर काम करेंगे तभी वो न्याय तक हम लोगों को पहुँचा पाएँगे। देखो 27 सालों में जो सफर में मैंने देखा है, जुडिशरी और वकीलों में तो इतना तनाव नहीं रहा है। ओके, छुटपुट कुछ माइनर कुछ छुटपुट रही हैं घटनाएं, वो हम आपसी में बैठ के सुलझा लेते हैं। पुलिस से ज्यादातर इंटरेक्शन रहा है। पुलिस को थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है। ओके, वो वर्दी में समझते हैं कि हम खुदा हैं। ऐसा नहीं है, वो भी कानून के मातहत काम कर रहे हैं। वो कानून के बंधन में बंधे हैं, हम भी कानून के बंधन में बंधे हैं। तो कभी अगर ऐसा जो कन्फ्लिक्ट आया है, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ओके। वो एक केवल और केवल व्यक्ति विशेष की ईगो की प्रॉब्लम है। जी, तो उस ईगो की प्रॉब्लम के चलते कई बार ऐसे जो लोगों को देखने मिला है, वो पुलिस के आला अधिकारी समझते हैं। कुछ जो नए नए लड़के आते हैं, नए नए जो जिनको अधिकार क्षेत्र में नई नई ताकत मिलती है, वो कुछ ऐसी ईगो दिखाते हैं और उनका भी नशा थोड़े दिनों में टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है। देखो ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, न्यायिक जो प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसमें हर आदमी बंधन में बंधा हुआ है जी, और आपको उन बंधन को जब भी आप लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे, तो आपको ऐसी चीजों को सामना करना पड़ता है। तो हद होती है, एक बाउंड्री। तो हर एक अगर आदमी एक अपनी बाउंड्री में काम करे, उस दायरे को क्रॉस ना करे, तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं आता है। ओके। सर जैसे बहुत बार ये ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ पे जो पर्सनल एथिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वैसे टाइम पे अगर जो यंग लॉयर्स हैं जो आ रहे हैं इस इकोसिस्टम में, जहाँ पे सही भी चीज़ें हैं, गलत भी चीज़ें हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? कैसे वो अपना जो मोरल वैल्यूज़ है और अपनी जो एथिक्स है, अपनी इंटीग्रिटी है, उसको बचाए रखें? यंगर जनरेशन्स को जो हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है, उसमें जितने हमारे अच्छे-अच्छे संस्थान हैं, वहाँ पर जो शिक्षक हैं, हमारे जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको अच्छा सिखा रहे हैं। तो आजकल जो स्टूडेंट आ रहे हैं, वो एक अलग-सा मेटल है, ओके, बड़े इंटेलिजेंट हैं, पढ़े-लिखे हैं। उनमें हमको देखने को नहीं मिलता ऐसा। बारिंग फ्यू देखो, पाँचों उँगली बराबर नहीं होती है। तो कुछ साथी होते हैं, उन साथियों को जब आपस में सीनियर बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो भी समझते हैं कि कई बार अगर गलती है तो गलती मान लेते हैं जी, और अगर होता है तो नहीं मानते, तो उनको समझाया जाता है। और वकालत के पेशे में हर वकील जो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है और उसको समझ आ जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। ओके। बाकी सर अभी लास्ट 3-4 इयर्स में एआई रिवॉल्यूशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है और हर एक इंडस्ट्री में आपको चीज़ें बदल रही है। अगर हम आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो एआई का किस तरीके से अडॉप्शन है और क्या नेक्स्ट 4-5 साल में आप देख सकते हैं कि चीज़ें चेंज हो रही है? यस, एआई का एडॉप्शन है, एआई का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में
ये काफ़ी मदद करता है हमारी जितनी भी रिसर्च वर्क है, हुँ, जितनी भी हमारे डिजिटाइज़ डाटा हैं और जो हमारा जजमेंट्स हैं, जो पिछले 77 सालों में जो जजमेंट्स आई हैं, हुँ, उनको कंपाइल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव साइड अगर देखें, तो ये आने वाले टाइम में और आने वाले समय में, जिस तरह से हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, फ़ोटो का डिजिटाइज़ेशन हो रहा है, हुँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मार्फत हम अपनी न्यायिक प्रणाली को और आगे तक ले जा सकते हैं और अव्वल दर्जे तक ले जा सकते हैं। ओके। और सर जैसे अभी भी मैं देखता हूँ कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, राइट? बाहर की कंट्रीज़ में वो लोग पेपरलेस पूरा प्रोसीजर बनाने की कोशिश में रहते हैं। तो आपका या फिर बार काउंसिल का कुछ ऐसा विज़न है, जहाँ पे चीज़ों को और डिजिटाइज़ करके पेपरलेस रहे? बिकॉज़ एट द एंड जितना लेस हम लोग पेपर यस, यूज़ मेरा करेंगे। एक विज़न है कि हम इसको पेपरलेस को और पेपरलेस कोर्ट की बात करते हैं, तो मैं बार काउंसिल से इसको शुरू करना चाहता हूँ ओके। कि हमारे जितने भी न्यू लॉयर्स आते हैं, जो एनरोलमेंट कराते हैं, हुँ। वो जो उनको एनरोलमेंट का फॉर्म है, उस फॉर्म को ही मैं ऑनलाइन करना चाहता ओके। हूँ। ऑनलाइन करके उसमें प्रपोज़र और सेकेंडर जो होता है, हुँ। उस प्रणाली को मैं स्क्रैप करना चाहता हूँ कि लॉ ग्रेजुएट एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आ रहा है, तो वो वहां से पढ़कर आया तो उसकी डिग्री और उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अटेंडेंस शीट ऑनलाइन अगर अपलोड है तो वही हमारे लिए सफिशिएंट ओके, है। वही वेरिफिकेशन होकर उसको हम लॉ का लाइसेंस दे सकते ग्रेट। बाकी सर जैसे आपके प्रोफ़ेशन के बाहर आप कैसे हैं? अपने दोस्तों के बीच कैसे हैं? क्या पसंद है आपको? मैं वैसे एक माउंटेनियर हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ और मुझे आउटडोर घूमना बड़ा अच्छा लगता है। ओके। मैं एक्सटेंसिवली मैंने क्लाइंब किया है। मैं एवरेस्ट की चढ़ाई 28,000 है, तो मैं 25,640 फीट तक चढ़ा हूँ। अच्छा! ससर कांगड़ी, ईस्टर्न काराकोरम, लद्दाख में। और जी, उसके बाद अभी रिसेंटली ट्रैक करके आया 14,000 फीट पर बागिनी ग्लेशियर। तो जी, मैं जब भी छुट्टियाँ आती हैं, तो मैं घूमने निकल जाता हूँ परिवार के साथ या दोस्तों के साथ। और एक हमारी क्लब है, उसके साथ भी मैं जुड़ा रहता हूँ। ओके। बाकी अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें क्योंकि आपका फ़िटनेस में भी इंटरेस्ट है काफ़ी, तो स्पोर्ट्स की चीज़ों में आपको क्या लगता है कि बार काउंसिल कुछ मदद कर रही है लॉयर्स को ताकि वो हेल्दी और फिट लाइफ़स्टाइल रहे? यस, बार काउंसिल को और बार बॉडीज़ को मदद करनी चाहिए। हालाँकि कुछ बार बॉडीज़ इंडिपेंडेंट लेवल पे क्रिकेट का मैच कराती हैं। ओके। हमको रेगुलर उसको करना चाहिए। हर हाई कोर्ट में भी वैसे मैचेज़ होते हैं। हमको हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अच्छे बैडमिंटन कोर्ट, हुँ, अच्छे स्क्वैश के कोर्ट हुँ, और जिम्नेज़ियम की सुविधा देनी चाहिए। और मेरा एक सपना है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे अब इंडियन हेमिताज सेंटर है और जिमखाना क्लब है, हुँ, इसी लेवल पे एक वकीलों की भी बार काउंसिल लेवल पे या बार बॉडीज के लेवल पे एक क्लब बनाई जाए दिल्ली में, हुँ। जहाँ पर हम सारे वकील भाई इंटरेक्शन कर सके, इवनिंग में एंटरटेनमेंट कर सके और डिस्कस कर सके कि आज कोर्ट में क्या किया। ओके, ग्रेट। तो सर आपका हमारे पॉडकास्ट में आने में बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बाकी हम और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको बेस्ट विशेस देते हैं आपके इलेक्शन के थैंक लिए। यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि आप कैमरे में देखकर हमारे व्यूअर्स को कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका हमारे पॉडकास्ट में, वो बता पाएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना दूर चल के मेरे ऑफिस में आए और चैम्बर में आए और आज आपने बातें की। बातों से अच्छा लगा कि जानकारी लोगों तक पहुंचे, उनको पता लगना चाहिए कि उनका कैंडिडेट कैसा है और किस तरह से उनके लिए मदद कर सकता है। साथियों, आने वाले बार कौंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव में मैं एक उम्मीदवार के रूप में आपके समक्ष हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपका प्रथम या सर्वोत्तम मत की अपेक्षा करता हूँ। आप इसके लिए मुझे कृतार्थ करें। धन्यवाद।